नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईमानदार शर्मा। रूममेट किसके नहीं होते दोस्तों। ये वीडियो हम चाइना के लिए बना रहे हैं। जी, तो स्टार्ट करें। हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ एक शायर, एक्टर, राइटर और यूट्यूबर है जिनका नाम ईमानदार शर्मा, अल्फा पांडे, सत्तू इंग्लैंड, ध्रुव तारा, पप्पू पॉजिटिव, मोटिवेशनल महेश्वरी और बब्बन भोला है। घबराइए नहीं, ये कोई अलग अलग इंसान नहीं है, ये एक ही इंसान, द वन एंड ओनली सतीश रे। सर, वी आर ऑनर टू हैव यू। थैंक यू तो अगर गाइस, आप मुझे बहुत अच्छा लग रहा तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम शुरू करें। है। अरे नहीं यार, मत करो, रहने दो, क्या फायदा। जी बिल्कुल। अरे बंद। हाँ जी, यस सर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सर, आपको इतने वैरायटीज के कैरेक्टर को बनाने की इंस्पिरेशन मिलती कहाँ से? ये बहुत सही सवाल पूछा। एक्चुअली एक कोई वॉइस होता है तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ कहना होता है और तुम चाहते हो कि वो बात बोली जाए। फिर तुम सोचते हो कि इसमें कैसे ये बिहेव वीडियो, फिर वही अगर कैरेक्टर बार बार रिपीट होने लगता है तो कैरेक्टर बन जाता है। जैसे ईमानदार शर्मा तो हमने बनाया था, हमें हिपोक्रेसी दिखानी थी। जो लोग अंदर कुछ रहते हैं, बाहर कुछ रहते हैं। तो हमने ईमानदार, बस एक ईमानदार देशभक्त बनाया था। फिर बाद में हमने उसे रिपीट करना शुरू किया। फिर बाद में हमने नाम भी नहीं दिया था, नाम आ गया उसका एक। फिर जब मोटिवेशन महेश्वरी बनाना था, उसके लिए भी एक हम सोच रहे थे कि एक बंदा एक दूसरे दोस्त को मोटिवेट कर रहा है, और क्या हो जब वो खुद मोटिवेटेड नहीं है। फिर हमने सोचा कि संदीप माहेश्वरी का कुछ कर देते पैरोडी। सत्तू इंग्लैंड हमारी इंग्लिश बोलने से इंस्पायर्ड था, कि हम लोग ग्रुप में जो इंग्लिश बोलते हैं। अल्फा पांडे तो बिल्कुल किसी से इंस्पायर्ड नहीं, वो एक शुद्ध बिहारी कैरेक्टर जो होता है ना, कि हम्म। जो भोजपुरी एक्सेंट में बोलता है, और उसके इनोसेंस है उसमें। उसको नहीं पता कि उसकी बातों पे लोग हंस रहे हैं, लेकिन वो चाइना को धमका दे रहा है। सीधे WHO ट्रम्प इधर ही बात कर रहा है, नीचे वाले लोगों से तो बात ही नहीं कर रहा। डेयरिंग है काफी। तो कि तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए कुछ है, और फिर तुम सोचते हो कि क्या ये कोई बाद में कैरेक्टर के थ्रू कहा जा सकता है। धीरे धीरे वो एक कैरेक्टर बन जाता है। लोग क्या करते हैं आजकल, मैं देखा कि कैरेक्टर पहले बना लेते हैं, उनके पास कुछ कहने को है नहीं। और तो ऐसे नहीं काम करता ये कैरेक्टर बनाने वाला ना। ये पहले कुछ पॉपुलर हो जाता, फिर उसको नाम दे दो कुछ। हम्म। तो अगला सवाल ये है कि क्या एक्टिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग आपका बचपन से ही पैशन रहा अ, बहुत सही सवाल। राइटिंग धीरे धीरे पैशन हो गया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था। मतलब लिटरेचर पढ़ता था, किताबें पढ़ता था। तो राइटिंग तो तुम इतना पढ़ोगे बाहर की चीजें, तो तुम्हें लिखने का मन करेगा। एक्टिंग पता नहीं था कि एक्टिंग पैशन है, लेकिन मन करता था। तो मैं शुरू में नाटक वाटक करता था कॉलेज वॉलेज में। फिर है? बाद में पता चला, मतलब स्कूल में, तो बाद में पता चला तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं अच्छा एक्टर तो हूँ। मतलब इतना झूठ बोलता हूँ, कोई पकड़ नहीं पाता, इसका मतलब अच्छा एक्टर हूँ। तो फिर मैं भी एक्टिंग करने लगा। हम्म, जी सर। तीसरा क्वेश्चन ये है हम्म। कि सर, क्या आपको इंजीनियरिंग की तरफ आपको क्या खींच लाया, और उस पढ़ाई के दौरान आपने अपना पैशन कैसे फॉलो किया? इंजीनियरिंग के दौरान कुछ नहीं खींच लाया इंजीनियरिंग की तरफ। एक्चुअली हुआ ये था कि क्या करना था उस समय, क्या सपना था। बहुत सुना था कि IIT NIT इंजीनियरिंग। तो इंजीनियर बनने का मन करने लगा था, लेकिन 10th के बाद मेरे को हुआ कि नहीं यार, मुझे ये तो बनना नहीं है। लेकिन तुम घर पे कैसे बताओगे तुम्हें इंजीनियर नहीं बनना, तुम इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, और ऐसा घर है नहीं कि जो सपोर्ट करेगा। तो तुम इंजीनियरिंग में चले जाते हो, मैं भी चला गया। अब वहां से फिर अब मुझे मालूम था कि मुझे इंजीनियरिंग पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन
मुझे जॉब नहीं करनी, ये सब काम नहीं करना, तो ये जो C++, डेटा स्ट्रक्चर, ये सब मैं पढ़ता भी नहीं था। मैं वो क्यों पढ़ूं, मैं क्यों सीखूं जावा यार मेरे को जब करना ही नहीं है ये, तो फेल भी होता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं पैरेलली अपना काम करता रहता था, अपने चैनल्स बनाए थे, वीडियोस बनाता था, शॉर्ट फिल्म्स बनाता था, लिखता था, सीखता था फिल्म मेकिंग। लेकिन अफसोस मुझे जॉब करनी पड़ी। और क्यों, तुम्हें समझ में आता है कि ऐसे हवा में बात करने से तो होता नहीं है कि चले जाऊंगा मिल जाएगा। मैं गया था एक्चुअली जिस दिन मेरा 8th सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, लेकिन 3-4 दिन में मुंबई से आ गया, क्योंकि कुछ मुझे डर भी लगने लगा कि अचानक से बिना पैसों के कैसे जा सकते। तो जॉब की फिर 1.5-2 साल बाद गया मैं, है ना। तो उसी से चैनल जो आपने स्टार्ट किया, उसी से अगला क्वेश्चन है हमारा। आपने हम्म, 2014 में एक चैनल स्टार्ट किया था, बैक बेंचो, अपने हम्म, दोस्तों के साथ मिलकर। तो वहां हाँ। से आपके करंट चैनल, जिसमें अभी 5.5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, वहां तक का सफर कैसा था? यार वो चैनल तो मैंने कॉलेज में स्टार्ट किया था। मैं टीवीएफ को देखा था, मैंने कहा कि मेरे को भी टीवीएफ जैसा कोई चैनल खोलना है। अब टीवीएफ जैसा चैनल कैसे खोल दोगे, वो तो बड़ी एक स्टार्टअप के साथ बड़ा पैसा लेके खुला हुआ वो है। ना कैमरा था ना कुछ था, लेकिन खोलना था कुछ, तो किसी से कैमरा उधार लिया कि भाई एक दिन के लिए शूट करने दे, कहीं से ऑडियो का जुगाड़ किया, शूट किया, किसी की कंप्यूटर पे एडिट किया, और नाम रख के चैनल बनाया, हाँ। बैक बेंचेस पे। हम्म, और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था उस पे, मतलब तीसरी वीडियो तक 10,000 व्यूज आ गए थे, और बहुत होता था उस समय एक कॉलेज की वीडियो पे। तो मुझे लगता था अगर मैं वो कंटिन्यू करता तो 2016 में जो जियो वगैरह आया तो बहुत ज्यादा वो भी बूम कर जाता, लेकिन मैंने कंटिन्यू नहीं किया। जो कि मैं लोगों को बताता हूँ कि चीजें कंटिन्यू करना चाहिए, अगर नहीं भी कुछ हो रहा हो तो पेशेंस रख के तुम्हें बनाते रहना होगा। मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे को लगा कि मैं कॉमेडी, क्या सिर्फ कॉमेडी बनाना चाहता हूँ, क्यों बनाना मेरे को कॉमेडी, मैं तो फिल्में बनाऊंगा, मेरे को फिल्में बनाने का मन है। अब फिल्में थोड़ी बनाओगे उस समय तो मुझे शौक वो भी करते रहना चाहिए था। बाद में पता चला कि एक्चुअली तुम कॉमेडी के थ्रू ही ये सब छोटे स्मॉल वीडियोस के थ्रू ही तुम बॉलीवुड में भी पहचान बना सकते हो, जा सकते हो, ऑफर आएंगे, लोग तुम्हें जानेंगे, तुम बड़े बन सकते हो ऐसे। तो बाद में रियलाइजेशन हुआ, तो मैंने यूट्यूब कंटिन्यू किया इस बार, जी है सर। ना। यहाँ पे आप राज को देख पा रहे होंगे। राज को तो तो सर मेरा सवाल ये था कि क्या राज आपका जुड़वा भाई है जो कुंभ के मेले में खो गया? नहीं यार, मेरा तो कोई जुड़वा भाई नहीं। जी तो लग रहा है कि ये मेरी तरह। पता नहीं सर, पर लोग काफी बोलते हैं। काफी काफी इसके हाँ, पास मैसेजेस आए कि तुम यार पूरे सतीश सर की तरह दिखते हो, तो मतलब इसलिए हमने सोचा हम पूछ भी ले, एक बार क्लैरिफाई कर ले। नहीं नहीं, तो थोड़ा सा तो लग रहा है, मैं देख रहा हूँ, हाँ। तो लग रहा है ये। हो सकता है भाई, घर पे पूछना पड़ेगा कि भाई क्या ये बात तो नहीं छुपे। जी। तो राज यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे। यस राज। सर। अच्छा। जैसे कि सभी को पता है सर कि आप एक्टर के साथ साथ एक बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर भी। तो आपके हम्म। लाइफ में एक्टिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग दोनों का टर्निंग पॉइंट क्या आप मानते हैं? हम्म। टर्निंग पॉइंट यार, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की। मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट टीवीएफ में जाना रहा। हालांकि उससे पहले मैं बहुत कोशिश कर रहा था, चीजें कर रहा था, बहुत छोटी मोटी चीजें ऐसी खुशियां मिलती रहती थी और करता रहता था, अचीवमेंट्स होती थी। लेकिन जो टीवीएफ में मेरा सिलेक्शन हुआ इसके राइटिंग के दम पे, इंटरव्यू के दम पे, वहां पे वहां से मुझे लगा कि अब मैं यहाँ पे कुछ रिकॉग्नाइज हो सकता हूँ अगर मैं मेहनत करूँ, अच्छा काम करूँ। तो 2018 का एंड दिसंबर, वही मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था उस समय। सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन टीवीएफ से रिलेटेड है। तो आपका टीवीएफ में काम करने का एक्सपीरियंस क्या था, कुछ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ तो प्लीज। यार बहुत अच्छा, मतलब तुम सोचते हो कि तुम ऐसी कंपनीज में नहीं जाना चाहते जहाँ पे तुम्हें 9 to 5 जॉब करनी हो, सुबह 6 बजे से निकलो, 8 बजे पहुंचो,
नाश्ता करो, कंप्यूटर पे बैठे रहो, आओ, एक बंद बंद के चीजें करो, मीटिंग करो, एक बोलने का तरीका, पहनने के लिए ड्रेस, रूल्स रेगुलेशंस, बहुत घुटन होती थी मेरे को तो, खास बहुत लोगों को नहीं होती, बहुत लोगों का वही काम करने का तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि उसमें तो अच्छी चीज है वो। लेकिन मैं जब टीवी में गया, मैंने देखा कि भाई तुम एक्चुअली 11 बजे आना है, जो कि अच्छी टाइम थी। 11 बजे के बजाय तुम 2 बजे भी आओ, तुमको कोई कुछ नहीं बोल रहा, बोलेंगे यार मीटिंग है तो जल्द मीटिंग में बस रहना। तुम 11 बजे आओ, 2 बजे निकल जाओ, मत आओ, कोई तुम्हें प्रेशर नहीं कर रहा किसी चीज के लिए। हाफ पैंट पे आ जाओ, बनियान पहन के रहो, लेट के काम करो, सो जाओ। भाई वहां पे माहौल ही लगता लगता था कि कोई कंपनी नहीं है, एक क्रिएटिव लोग आपस में मिलके कुछ करना चाह रहे हैं, तो बड़ा। फिर वहां पे मैं रहता भी था, मैं 1-2 बजे आता था, तो मैं फिर 12-1 बजे ही जाता था रात में, रहने नहीं देते थे वो। टीवीएफ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे रात में, बाकी कंपनीज में रात में तुम्हें रुक के काम करना पड़ेगा, टीवीएफ एक ऐसी कंपनी है जहाँ 9 बजे के बाद रुकने के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ेगा कि प्लीज अप्रूव माई स्टे एट नाइट हेयर, वगैरह वगैरह। अप्रूव हुआ तो वहां पे रुक के कुछ करोगे। तो सर, तो आपके YouTube चैनल को बनाने में मतलब आपको क्या लगता है कि टीम वर्क का कितना बड़ा हाथ होता है, और आप अपने टीम में। जी मैं सर। बोलता हूँ ये बात, टीवीएफ में ये बात बल्कि दीवार पे लिखी हुई है कि ये ग्रेट वीडियो इज नॉट मेड बाय एन इंडिविजुअल, इट्स मेड बाय ए टीम। तो ये बहुत पहले से मालूम था कि टीम से ही काम होता है, अकेले कुछ नहीं होता, तो टीम का ही हाथ है एक्चुअली। मेरे साथ मेरा दोस्त अभिषेक सिंह, वो लिखता है, डायरेक्ट करता है, मैं एक्टिंग करता हूँ, मैं भी लिखता हूँ, एक एडिटर है, एक ग्राफिक्स डिजाइनर है, कुछ इंटर्न्स आते हैं जाते हैं, एक असिस्टेंट डायरेक्टर। ऐसे ही काम होता है, कोई ब्रांड्स लाता है, कोई सोशल मीडिया का देखता है। बल्कि टीम हमेशा से बनानी चाहिए, क्योंकि मैं भी किसी एक टीम का पार्ट था, मैंने सीखा, फिर मैं भी इंडिविजुअली काम कर रहा हूँ। वो जो मेरे साथ काम कर रहे हैं कल वो इंडिविजुअली काम करेंगे, वो ट्रेन होंगे, ऐसे ही काम होता है। जी सर। तो मतलब आप टीम वर्क मतलब शुरू से ही करे थे, जब से आपने चैनल बनाया तो आप इंडिविजुअली काम करना शुरू किए थे, फिर उस समय से भी टीम वर्क चालू था, टीम में कोई था? कब का पूछ रहे हो? जब आपने अपना चैनल बनाया था खुद का, सतीश राय। अभिषेक हमेशा साथ था, मतलब कि वो हम मिलके वीडियोस बनाते थे, कई मैं अकेले भी बना लेता था, लेकिन अभिषेक तो था मेरे साथ हमेशा से। जी सर। हम्म। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैनल को लेके आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और एक रिक्वेस्ट है कि इसको अगर आप ईमानदार शर्मा के रूप में आंसर देंगे तो कैसे देंगे? नहीं यार, ऐसे तो नहीं होता कुछ। देखिए चैनल का बहुत ज्यादा मैं बता नहीं सकता फ्यूचर का, लेकिन मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट वीडियोस को थोड़ा और लेंथ बढ़ानी है, और मेरे को तो यही रहता है कि नए नए कैरेक्टर्स लाओ, नई चीजें करो जो हुई नहीं है। जो चीजें मैंने भी कर दी, अब मैं उसे बार बार नहीं करना चाहता, तो सोचो कि बहुत से कैरेक्टर्स तो मैंने बंद भी कर दिए, तो अब नए और क्या किया जा सकता है, इंडस्ट्री में क्या चेंज लाया जा सकता है, कॉमेडी में वैसा ही करना है। और हो सके तो वैसे अभी बहुत ज्यादा ओपन नहीं है कि चैनल पे कोई वेब सीरीज लॉन्च की जाए ब्रांड्स के साथ, जो अच्छी जाए। अभी पता नहीं, हम नॉट श्योर, देखते हैं। जी सर। सर, तो जैसे कि अभी YouTube पे मतलब इतने सारे कंटेंट मौजूद हैं, मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो मतलब आपको क्या लगता है, मतलब डिफरेंट करने में क्या हाथ होता है, मतलब कितना डिफरेंट करने पे अट्रैक्ट होते हैं लोग, क्या डिफरेंट ऐसा करना चाहिए? यार मैं नहीं बता सकता कि यूट्यूब पे तुम्हें कितना डिफरेंट होना है, कि एक्चुअली यूट्यूब पे तो वही लोग चलते हैं, ऑडियंस बहुत है, तुम ऑडियंस को
अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और ऑडियंस बहुत सिंपल लोग भी हैं। आजकल तो हर किसी के हाथ में फोन है, तो तुम यहीं भी डिफरेंट कर रहे हो, वही भाई बहन वाली वीडियो बना रहे हो, वही देखे देखी चीजें कर रहे हो, फिर भी लोग मिलियंस में देख रहे हैं। मैं बता नहीं सकता क्या काम करता है, लेकिन मेरे लिए, मैं वैसी वीडियोस नहीं बनाना चाहता। मेरा थोड़ा सा ह्यूमर लेयर्ड रहता है, जिसको थोड़ा सा डिकोड भी करना पड़ता है, थोड़ा इंटेलिजेंट ह्यूमर रहता है। उसको जितने लोग देखते हैं ठीक है, नहीं देखते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हें डिफरेंट तो होना चाहिए। तुम्हारे पास कोई यूनिक वॉइस होनी चाहिए, मतलब तुम्हारा कोई अपना तरीका होना चाहिए। तुम किसी को कॉपी मत करो, जो आता है वो करो, जो मन करता है किसी देख के मत बनाओ। लगातार बनाते रहो, गैप मत लो, कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करो, और अपने आसपास जो तुम देखते हो वो आइडियाज को इंक्लूड करो उसमें। तो जरूर तुम्हारे एक यूनिक वॉइस बन जाएगी, और लगातार काम करोगे तो एक न एक दिन उसमें सफलता मिलेगी। जी सर, एक चैट में रिक्वेस्ट आया है, मतलब बब्बन भोला से। हम्म। सर, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन योर पेरेंट्स सॉ योर यूट्यूब वीडियोस फॉर फर्स्ट टाइम? हम्म, मुझे तो नहीं पता कि मेरा रिएक्शन क्या था, मुझे तो ये जानना है कि उनका रिएक्शन क्या था। हालांकि अच्छा रिएक्शन तो नहीं होता अगर मैं गाली देता हूँ और वैसी चीजें बातें होती हैं उसमें, जो कि एडल्ट है। तो क्या करें यार, हम तो पापा के लिए नहीं बना रहे ना, हम तो बना रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, अपने जैसे लोगों के लिए। तो कोशिश रहती है कि थोड़ा सा फिल्टर भी कर दूं, चीजें बहुत ज्यादा ना रहे। लेकिन अच्छा रिएक्शन तो नहीं होगा, पहली बार जब देखा होगा मेरे ख्याल से। जी सर, तो इसी से हम ऑडियंस के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं फिर। हम काफी फैंस हैं आपके जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सर, चैट में क्वेश्चन है, हम्म। ध्रुव राठी से कैसे मोटिवेट होकर सर ने कैरेक्टर मिमिक किया? नहीं यार, मेरा तो कोई मोटिवेशन नहीं है ध्रुव राठी से। अभिषेक ने बोला था कि उसके पास बहुत एक तरफा बातें करता है, तो उसकी हम पैरोडी करते हैं, जिसमें हम टेक लेंगे वैसे लोगों पे जो एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, और बहुत ज्यादा उनका भी रिसर्च रहता नहीं है, कुछ गलत चीजें बोल देते हैं, कुछ हाइस्ट चीजें बोलते हैं। तो उस पे एक वीडियो बनाई थी, हालांकि मैं खुद राइट विंग का नहीं हूँ, लेकिन हमने वो वीडियो बनाई और अच्छा चला, बहुत अच्छा, उसमें जोक्स थे, पैरोडी थे। फिर उसको हमने कंटिन्यू किया, क्योंकि अब वो किसी कैरेक्टर से इंस्पायर नहीं था, वो अपना कैरेक्टर बन गया था ध्रुव तारा। अब किसी को देखने की जरूरत नहीं थी, पहली बार तो मैंने देखा भी कि भाई क्या ऐसे करता है, जब जब देखो। दूसरी बार सिर्फ हम अपनी पहली वीडियो से, आप सोचो कि कोई एजुकेशनल वीडियो बना रहा है लेकिन बता रहा है कि हरामी दोस्त एक्सप्लेन, गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन रही एक्सप्लेन, पापा क्यों मारते हैं एक्सप्लेन, है ना, और रूममेट कितने में रखे हैं एक्सप्लेन। तो ऐसी जो दोस्ती यारी बकचोदी वाली बातें वो एजुकेशनल वीडियो के फॉर्म में बना के, टाइप वाइज, कैटेगरी वाइज, रीजन वाइज, सॉल्यूशन क्या है, आर्टिकल्स वगैरह के साथ दिखाएगा, तो वो बहुत फनी हो जाता है अपने आप। हालांकि ध्रुव तारा का कैरेक्टर, हमने एक्चुअली प्लान किया था कि 2 ही 3 वीडियो बनाएंगे, 4 बन गई। अब वो क्लोज्ड है, मतलब उस पर नहीं बनेगा कुछ। और सर, ईमानदार शर्मा का वीडियो वो आने वाला है क्या? हम्म, ईमानदार शर्मा, एक्चुअली मैं नहीं कर सकता ईमानदार शर्मा, क्योंकि मैंने टीवीएफ छोड़ दिया और मैंने टीवीएफ में ही वो बनाया था। मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरे चैनल पे नहीं आएगा, वो उन्हीं के सोशल मीडिया पे जाएगा, और वो अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं डालेंगे वो सेल्फी वीडियोस को। इंटरव्यूज के लिए अभी प्लानिंग चल रही है, अभी क्योंकि फिल्में रिलीज हो रही हैं। अगर हम कर पाए ऑफलाइन इंटरव्यूज, जो कि 2 3 होते होते रहेगा, क्योंकि पैंडेमिक बढ़ता जा रहा है, तो ईमानदार इंटरव्यूज तो जरूर आने वाले हैं कुछ। और सेल्फी वीडियोस का मैं सोच रहा हूँ कि कुछ किया जा सकता है उसका, उसको भी लॉन्च करें फिर से। सर, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्लान योर डे? दैट इज व्हाट टू डू इन अ पर्टिकुलर डे, हाउ डू यू प्रिपेयर योर schedule and on what basis? मैं डेडलाइन बेसिस पे करता हूँ। अगर मेरी डेडलाइन 1 हफ्ते बाद की है तो आज कुछ नहीं करूंगा मैं। अगर मैंने प्लान किया है कि 5 तक वीडियो डालनी है, तो 2 दिन एडिट का
मतलब 3 को शूट करना पड़ेगा, जैसे आज। तो आज मेरे को काम करना है, आज मैं शूट कर रहा हूँ, और उसको लिखने में कितना टाइम, मतलब मेरे को तो यही लगता है कि 3 दिन मिल जाएंगे तो मैं 2 दिन कुछ काम नहीं करूंगा। तो जब डेडलाइंस होती हैं उस हिसाब से काम करता हूँ। रात को सोच सकते हो तुम कि तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है, उसको लिखने का भी एक सही रहता है कि इधर ईमेल करने हैं, ये वाला काम करना है, कुछ किताबें पढ़नी है, एक फिल्म देखना है, और ये काम कर देना है, इधर से होके आना। तो ऐसे ही करना पड़ता है। मैं तो जरूरी ही काम करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सरप्लस में रहता हूँ कि भाई मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ। मेरे को प्रोडक्टिव होना सीखना है एक्चुअली। हेलो। तो नहीं सर, आपके सामने एम एक ऑडिबल अलग सर? साइड। Yes, Ayush, हाँ हाँ, you're audible. audible। सर, व्हेन डू वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट वीडियो ऑन बबन बोला? मेरे बब्बन भोला के ही फैन है क्या सब? यार बब्बन भोला यस सर। का, पहले तू बता कौन सी फेवरेट है तेरी? वही बबन बोला। नहीं, उसमें से कौन सी है? उसकी 9 वीडियोस हैं। फिर वो कोरोना वायरस की वैक्सीन जिसमें बना लेते हैं आप, वही वाली। बब्बन भोला यार लाते हैं मेरे ख्याल से। तू एक्सपेक्ट कर बब्बन भोला को इस महीने नहीं आएगी, मई एंड तक आएगा, क्योंकि बीच में हमने ज्यादा बना दिया था और अभी हमें कुछ बनाने का उस पर मन नहीं है। लेकिन अगर तेरे पास कुछ आइडिया हो बब्बन भोला का तो जरूर बता। Yes, actually, I'm a big fan of yours. Within this trip, I used to avoid YouTube, but only to watch your videos, I use YouTube. अच्छा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला। हाँ, नेटवर्क थोड़ा इशू हो रहा है इसका। नेटवर्क इशू आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, मैसेज कर देना मेरे को इंस्टाग्राम पे, मैं बात कर लेंगे वहां पे। जी सर। जी बिल्कुल। फिर क्या दूसरे क्वेश्चन पे करें? तो दूसरा क्वेश्चन आकाश झा से है। आकाश झा। आकाश झा है? यस यस। हाँ, आवाज आ रही है? बिल्कुल। हाँ सर, जैसे अभी हम लोग तो कॉलेज को बोल बोल के परेशान हो गए कि ऑफलाइन खुलवाओ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट था कि आप प्लीज अल्फा पांडे से अल्फा पांडे जैसे सबको मैसेज देते, तो आप हमारे कॉलेजेस को भी मैसेज दे दीजिए, वरना हम कैसे इंजीनियर बन रहे हैं अभी। नहीं एक्चुअली यार मुझे तुम लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं अभी आज 4 बजे आईआईटी खड़गपुर का एक कुछ तो इवेंट था। अब वो बच्चे एमबीए वाले थे, अब वो 1 साल तो उनका ऐसे ही बीत गया, 1 साल और बचा है एमबीए में, और अभी लग रहा है कि ये सेमेस्टर भी वैसे ही जाएगा। मुझे उनके लिए डर ये लग रहा है कि वो बिना कॉलेज में आए ही कहीं पास आउट ना हो जाए। Yes, sir. लेकिन उन लोग के लिए मुझे वो डर नहीं है, क्योंकि 1 साल बीता है अभी। थर्ड सेमेस्टर ऐसे ही काटो, फोर्थ सेमेस्टर से तो मुझे लगता है चीजें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि वैक्सीनेशन काफी हो जाएगा, कब हो जाएगा ये सब कम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं खुलवाना चाहता भाई, क्यों खुलवाए? अल्फा पांडे का एक लॉजिक होता है चीजों के लिए। वो वैक्सीन नहीं आ रहा है इसलिए डब्ल्यूएचओ को बोल रहा है, या फिर अमेरिका को बोल रहा है, चाइना को कोरोना के लिए डांट रहा है क्यों भेजे। अब तो उनको कॉलेज में घुसा दें कि भाई फिर से तुम कोरोना फैला दो। एक्चुअली बुरा है, मतलब बहुत मुझे तो बुरा लग रहा है, क्योंकि ऑफलाइन मतलब कहने का मतलब जो रियल में कॉलेज में तुम बैठ के जो करते हो ना, वो उसका बहुत फन है। अभी तो कई बच्चे फ्रेशर्स आए होंगे, वो सारे स्टूडेंट्स आपस में मिले ही नहीं, उन्होंने बस एक दूसरे को जूम कॉल पे ही देखा होगा या मैसेजेस में ही बात की होगी, पता नहीं कैसे बॉन्डिंग कर रहे हो तुम लोग। लेकिन ठीक है यार, ऐसे ही होगा, मानवता को आगे बढ़ना ही होगा ऐसे। हम बुला के cancel कर दिया, हम लोग टिकट भी बुक कर लिए, फिर वो कैंसिल कर देंगे। हाँ यार, एक्चुअली क्या है कि बढ़ती जा रही है ना चीजें, अब बहुत कॉलेजेस के पास ऑप्शन नहीं है कि तुमको क्वारंटीन कर दें 14 दिन, फिर तुम्हारे टेस्ट करके सबको नेगेटिव करके फिर बायो बबल बना दें। वो बड़ा मुश्किल है उसमें काम करना, बबल में रहना। वो हो नहीं पाएगा सब।
एक को होगा तो सबको होने लगेगा। मेरे आईटी में सर सभी को बुला लिया, बस फ्रेशर्स को ही घर पे रखा है उन्होंने, सबको क्वारंटीन करके बुला लिया था वो लोग, बट हम ही लोग को घर पे ही हैं अभी। बल्कि अच्छा किया उन्होंने, फ्रेशर्स के पास तो और टाइम है ना यार, तुम्हारे पास तो टाइम है ना। वो बूढ़े हैं जो जिनको बुलाया, लैब वो एक सेमेस्टर लैब 2 सेमेस्टर ऑनलाइन कर बचे दिए हैं। सर, हाँ यार, लैब्स एक्चुअली ऑनलाइन कर दिए हैं वो। एक्चुअली बुला के भी किया जा सकता है, लेकिन फिर उतना रिसोर्सेज होना चाहिए कॉलेज के पास। 50% बच्चे एक दिन आएंगे, 50% अगले दिन, अलग अलग बैठो, मास्क पहन के बैठो, बहुत दिक्कत है यार। लेकिन हॉस्टल में फिर तुम इतना फॉलो नहीं कर पाओगे, 3 बच्चे रहने एक साथ, मुश्किल हो जाएगा। चलो, हाँ मैं तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को इस बार कुछ होगा, क्या पता। जी सर, तो अगला क्वेश्चन है रवि स्वरूप की तरफ से। हेलो सर। सर हम्म बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि वैसे नॉर्मली अगर हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो उसमें नोटिस किया है मैंने कि टोना टोटका वाली वीडियोस और ये जो वल्गर टाइप की वीडियोस होती है थोड़ी देवर भाभी टाइप, इन सारी वीडियो तो बहुत जल्दी जल्दी मिलियन व्यूज तक पहुंच जाती है। और सर अगर हम लोग थोड़ा अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करें, अगर खुद भी बनाने की कोशिश करें, तो वो तो सर 100 200 मुश्किल से, उसके बाद तो वो वीडियो सर गायब हो जाती है यूट्यूब से, सर्च करने पे भी नहीं मिलेगी। तो सर इसका कुछ सॉल्यूशन है मतलब, क्योंकि क्लिक बेट करना भी सर एक तरह से ऐसा लगता है कि ऑडियंस के साथ धोखा कर रहे हैं, तो कुछ और तरीका हो नहीं, सकता है सर? ये बहुत tricky है। पहली बात तो कि तू अगर ऐसे चश्मा पहन के वीडियो बनाएगा, कोई नहीं देखेगा। और 100 भी बहुत आ रहे हैं, अगर 100 आ रहे हैं तो लेकिन जोक्स अपार्ट, ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि तुम्हें अगर इंटेलिजेंट वीडियो को इंटेलिजेंट चीजें कर रहे हो तो उसके व्यूअर्स तो कम हैं, और जिस पहले लेकिन इसके व्यूअर्स ज्यादा थे, क्योंकि ऐसे ही लोग पढ़े लिखे और जिनके पास स्कूल कॉलेज पास कर गए थे, बहुत संसाधन थे, जिनको नॉलेज थी, वही इंटरनेट एक्सेस कर रहे थे। लेकिन अब सब कर रहे हैं, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। अब मेरे बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड भी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको भी नहीं समझ में आता ना, मैं बनाता हूँ उसको मजा नहीं आएगा, वो क्या कि बिंज वाचिंग बीबीसी चिंदी बना दिया। अब उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन उसको समझ में आता साउथ का डब, साउथ की डब की गई फिल्में देखता है, कुछ देवर भाभी देख लेगा, मजा आ गया उसको। लेकिन क्या तुम जिस ऑडियंस को कैटर कर रहे हो उसको मजा दे पा रहे हो? अगर नहीं दे पा रहे हो तो तुम ये बहाना कर रहे हो कि कोई नहीं देख पा रहा। हालांकि ये बहुत आसान नहीं है, तुम एक दो वीडियो से नहीं बोल सकते कि 100 200 व्यूज आ रहे हैं। तुम्हें 1 साल मेहनत, 1.5 साल मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार हर हफ्ते वीडियोस बनाने पड़ेंगे, अपने आप को प्रोडक्शन उसका अच्छा करना पड़ेगा। थंबनेल भी ट्रिकी बनाओ, क्यों? जब वो लोग क्लिक बेट कर ले रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम उसी कंटेंट में कोई तो ऐसी चीज होगी जिसपे उस उसी कॉन्टेक्स्ट में बिना ऑडियंस के साथ धोखा किए क्लिक करवा सकते हो। ये जरूर है कि वहां पे तो लोग ऐसे डाल दो कुछ है भी नहीं और उस हीरोइन की फोटो दिखा दी, वो तुम वो मत करो, लेकिन कंटेंट में से ही कुछ ऐसा टाइटल ऐसा रखो, थंबनेल ऐसा रखो जो धोखा नहीं है, बस उनको खींचना है, अट्रैक्ट करना है, बिना उनको धोखा दिए। अच्छी बात है, उस प्रोडक्शन पे वो सब ट्रिक्स हैं भाई, उनके हैं, वो तुम भी सीखो, और अपनी जितनी भी ऑडियंस है उनको तो गैदर करना ही होगा, और उसके लिए मेहनत लगता है। एक तो वीडियो से हार मत मानो कि 100 200 से, वो तो टाइम के साथ बढ़ते जाएंगे, 1000 में हो जाएगा, एक दिन मिलियंस में हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन था। सर मोस्टली जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये सब फेमस हुए जियो के आने के बाद, उसके बाद ऑडियंस बढ़ा, उसके बाद ही सब कोई फेमस हुए, लेकिन आप यूट्यूब ज्वाइन किए जियो से पहले, तो इसका मोटिवेशन कहाँ से मिला और आपको ये कैसे पता था कि आप पॉपुलर हो सकते हैं जब आधे लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं था इंडिया में? हाँ, एक्चुअली उस समय मुझे नहीं पता था कि क्या ऑडियंस इससे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मुझे नहीं पता था, मैं भी एक्सप्लोर कर रहा था, मैंने, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मैंने किया, और फिर मैं उसमें मेरे को रहा कि मैं अच्छी फिल्में देखता था, मुझे ये फिल्में बनानी है, तो मेरे को वो हो गया कि नहीं यार, मेरे को छोटी वीडियोस नहीं बनानी है। बाद में मुझे पता चला कि नहीं, बल्कि इससे पहचान मिल रही है, लोग पॉपुलर हो रहे हैं, और फिर वो बाद में इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं। लेकिन उस समय तो यही लग रहा था कि यार, उस समय तो यार वीडियो देखना भी मुश्किल था ना किसी के लिए। कोई कोई डेटा पैक, किसी किसी के पास ये स्मार्टफोन होता था, उसमें भी किसी किसी के पास डेटा पैक भी 1 GB 1 महीने के लिए।
उसमें वो क्यों 2200 MB 150 MB खर्च कर दे तुम्हारी वीडियो देखने के लिए। तो व्यूज तो कम रहते थे, सारी चीजें कम रहते थे, लेकिन मुझे उस समय पता नहीं था कि ये कम है, मुझे तो वो ज्यादा लगता था ना। अभी हमें तो यही लगता है ना कि हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है जो कल लोगों के पास नहीं थी, लेकिन 20 साल बाद जो लोगों के पास होगी वो हमें नहीं पता कि उनके पास क्या होगा, तो हमें उसकी कभी कमी महसूस हुई ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो ये वैसा ही काम करता है, जो उस समय था वो अच्छा था। और सर इंडियन क्रिएटर्स में आपको ऐसा कौन लगता है कि ये सही काम कर रहे हैं, इससे कुछ सीखा जा सकता है, लाइक मेरे से थोड़ा बेटर शायद कर रहा हो, इससे हम कुछ सीख सकते हैं, ऐसा आपको कोई लगता है इंडियन क्रिएटर? मेन स्ट्रीम में तो कोई नहीं, मेन स्ट्रीम में मैं किसी से इंस्पिरेशन नहीं लेता। मैं टीवी वेब से इंस्पिरेशन लेता हूँ, मैं AIB से लेता था, मैं एक की एंड पील करके हैं अमेरिका सेंट्रल कॉमेडी पे, मैं उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। तो मेरे को जो इंस्पायर कर सके वो अभी मेन स्ट्रीम में तो कोई नहीं है, बल्कि मेरे को लगता है कि मेन स्ट्रीम वाले क्या अपनी वीडियो एक बार देखते हैं, मुझसे तो नहीं देखा जाता, मेरा वैसा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, और बहुत लोगों को पसंद आता होगा वो देखते हैं, लेकिन मेरे को अधिकतर कॉर्पोरेट्स जो SNL, TVF, मेरे को जाकिर खान, बस्सी के जोक्स मेरे को पसंद है, ऐसे करंट टाइम के लोग हैं। क्या इंस्पायर होने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं तुम्हारे पास अभी इंटरनेट पे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी हैं। जब बहुत तुम्हें वाइजली चूज करना पड़ेगा, और मैंने चूज कर रखा है थोड़ा सा उन लोगों की एंड पील। हालांकि देखोगे अगर तुम ये नहीं कह सकते कि की एंड पील को कम लोग देखते हैं, उनके व्यूज ग्लोबली बहुत ज्यादा है, और वो वैसे लोग हैं कि एक ने तो ऑस्कर भी जीत रखा है, कौन, जॉर्डन पील ने उसमें से गेट आउट के लिए ऑस्कर जीत रखा है, फिर भी वो छोटी वीडियोस बनाते थे। हालांकि वो सेंट्रल कॉमेडी के लिए उनका बजट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसमें जो जोक्स लेने का स्टाइल है मुझे वो बड़ा पसंद है। जी सर। सर तो अगला क्वेश्चन है आकाश पांडे से की तरफ से। अगर हेलो सर, हाँ आकाश। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ सर, मेरा ये सवाल था कि अगर ईमानदार शर्मा ने अल्फा पांडे का इंटरव्यू लेने का सोचा, तो सर मतलब ईमानदार शर्मा का सवाल और अल्फा पांडे के रिस्पॉन्स क्या होंगे? तो ये वीडियो नहीं बना दूंगा कि मैं भी तेरे को जवाब दूंगा। एक्चुअली यार मैं सोच तो रहा हूँ कि कुछ कैरेक्टर्स के बीच किया जाए, लेकिन ईमानदार शर्मा और अल्फा पांडे नहीं हो सकता कभी। शायद हो भी सकता हो, मुझे खुद नहीं पता यार कैसे रिएक्ट करेंगे दोनों, मेरे को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा पांडे तो उससे भी ज्यादा सैवेज है ईमानदार शर्मा से। वो तो मतलब उससे तो गुस्सा ही आ जाएगा यार। ईमानदार शर्मा तो वैसा है जो कि खुद पे फ्लिप ले लेता है, खुद पे भी टेक ले लेता है। आइडियाज ये अच्छे हैं कि अपने कैरेक्टर्स को मिला सकते हैं, लेकिन यार अभी सोचा नहीं है मैंने। तो तेरा क्वेश्चन बहुत सही है, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं है इसके लिए भी, कुछ मेरे को सोचना पड़ेगा कि कैसे वो रिएक्ट करेंगे। सर मैंने मतलब देखा है जो आपके वीडियोस में मतलब जोक्स का जो पंच रहता है ना, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे बिल्कुल आता ही नहीं। वो जो भी जिसका इंटरव्यू लेते हैं, चाहे ईमानदार शर्मा या अल्फा पांडे में, तो सर मतलब कि वो इतने प्रैक्टिस की वजह से आप अपने आप को, क्योंकि सर बाकी सब कॉमेडियन भी हल्का सा मतलब झलक आ जाता है कि हंस देते हैं वो थोड़ा सा, लेकिन सर आपके कैरेक्टर में बिल्कुल मतलब पंच आप देते हैं, लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशन एकदम मतलब सर एक्सप्रेशन लग जाता है, जिस वजह से सर पंच बहुत बढ़िया आ जाता है। अच्छा, हाँ यार इसकी एक्चुअली प्रैक्टिस से ही हुई है ये चीजें, क्योंकि एक टाइम के बाद तुम्हें लगने लगता है कि जोक्स बोलते बोलते कई लोग हंस देते हैं यार, खुद ही मेरे को भी कई बार हंसी आती है, लेकिन वो प्रैक्टिस है कि तुम कितनी बार ईमानदार इंटरव्यूज में वो ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि उससे पहले मैंने 15-16 ईमानदार की सेल्फीज बनाई थी जो कि वन टेक में होती थी, और वन टेक में कई बार हंसी आ जाती थी, कई बार कुछ गड़बड़ हो जाती थी, तो 9-10 बार में होता था वो, इतना प्रैक्टिस करने के बाद।
तो वो उस प्रैक्टिस से होता है। और जैसे ही मैं हंस दूंगा कैरेक्टर ब्रेक हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि ईमानदार शर्मा को अगर बंदे को पता है कि वो जोक बोल रहा है तो फिर वो कैरेक्टर नहीं हो गया, वो मैं हो गया। कैरेक्टर को नहीं पता कि वो फनी है, उसकी बातें चूतिया सी लग रही हैं, उसको तो लॉजिक ही समझ में आ रहा है, वो तो सही बोल रहा है अपने हिसाब से। मेरे को पता है कि ये फनी है, कैरेक्टर को नहीं पता। तो कैरेक्टर ब्रेक करने का यही तरीका कि प्रैक्टिस, अपने एक्सप्रेशंस उस समय दबा के रखो। सर इंटरनेट पे पुट करने से पहले क्या टेस्ट करते हैं अपने जोक के ऊपर, फनी है या नहीं है, कौन सा जोक सही जा रहा है, कौन सा एक्चुअली बिल्कुल। तो ये क्या लगता है कि मैं भी बना सकता हूँ बहुत वीडियो जो रोज ही डाल सकते हो जिसमें कोई कॉमेडी नहीं होती है, लेकिन हम थोड़ा सीरियस करते हैं। हम सोचते हैं, अब तो हमें बहुत ट्रेनिंग और करते करते पता चल गई कि क्या फनी है क्या नहीं फनी। तो लेकिन फिर भी हम आपस में तो करते हैं, जैसे कि दो ही लोग कर रहे हैं तो मैंने बोला अगर अभिषेक हंसा तो फिर वो ठीक है, अभिषेक ने बोला वो भी हंसा मैं भी हंसा तो ठीक है। नहीं हंसी आ रही दोनों को, ऐसा भी होता है कि हंसी आई है फिर एक मिनट बाद लगता है कि नहीं यार इतना भी फनी नहीं। तो हम बहुत सोच समझ के एक दूसरे को हंसा के जब दोनों हाँ बोलते हैं तब वो जोक्स डालते हैं। तो ऐसे ही छोटे मोटे फिल्टर आउट हो जाते हैं, तो अधिक इंटेंसिटी वाले ही जोक्स बचते हैं जिसपे ऑडियंस अगर समझ पा रही है तो सही है, नहीं तो हो सकता है कि वो जोक्स, देखो जोक्स भी सब्जेक्टिव होते हैं ना, कि कई बार कन्विक्शन होना चाहिए। जैसे मेरे को एक चीज फनी लग रही है और उसको नहीं लग रही, लेकिन कन्विक्शन है कि यार ये फनी तो है, बाकी लोगों को हंसी आएगी, बाकी लोगों को आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है। अगर तुम देखोगे कि एक थिएटर में जब तुम जाते हो तो हर जोक पे पूरा सिनेमा हॉल नहीं हंस रहा होता है, किसी पे कुछ लोग हंसते हैं, किसी पे तुम हंसते हो। तो तुम्हारी अपब्रिंगिंग कैसी, तुम्हें कैसे जोक्स पसंद आते हैं, तुम्हें क्या चीजों से रिलेट करते हो, इन सब चीजों पे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन एक मेजोरिटी तो होनी ही चाहिए जोक्स में। तो टीवीएफ में भी ऐसा ही होता था कि कोई स्क्रिप्ट सुनाता था तो 10 लोग 15 लोग 20 लोग सुनते थे। अगर सब हंस रहे हैं, अच्छा रिएक्शन आ रहा है तो वो पास होगा, उसमें आगे बोला जाएगा कि इस पे और लिख, नहीं तो कोई नहीं हंसा तो फिर से लिख के लाओ। जी सर, एक क्वेश्चन है प्रणव वाजपेयी का। You are doing miracles with your short videos that are a funny sarcasm on the events happening in the society. So how you came up with the ideas and what kept you motivated at the initial stage to keep doing this? देखिए यार, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ही मोटिवेटेड रहता था। एक चीज रहती है तुम्हारे अंदर की क्रिएशन का ना, एक कीड़ा रहता है तुम्हें। जब तुम पहली बार स्क्रिप्टिंग करके कुछ शूट करके एक्टिंग करके एडिट करके उसे देखते हो ना, तो तुम्हें जो किक मिलती है ना, मैं उस किक के लिए काम करता था। मुझे वो अच्छा लगता था, मैं उसको 50 बार देखता था डालने से पहले और डालने के बाद भी 50 बार, तो 50 व्यूज तो मेरे ही हो जाते थे। तो मेरे को तो मजा आता था, इसलिए मैं वो करता था। मेरे को अच्छा लगता था वो फाइनल प्रोडक्ट देखना, तो वही मेरे लिए मोटिवेशन था। और उसके बाद जो तारीफें होती थी, लोग देखते थे, अच्छा लगता था, तो और मजा आता था। आइडियाज कहाँ से आता? आइडियाज मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने आसपास से ही चुनो, जो तुम्हारी अपब्रिंगिंग तुम्हारा स्टाइल है वैसे ही करो, उसमें कन्विक्शन के साथ लिखो, बनाओ, कुछ तो कुछ मिलता है। Yes sir. एक क्वेश्चन है प्रतिभा अग्रहरि से। Every success person have some turning point from where he or she took their decision. Then I want to know how was your turning moment in your life? यार मेरे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट हो सकते थे, लेकिन हर बार एक टर्निंग पॉइंट होता है तुम्हारी लाइफ में। कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर में किसी से बात नहीं करता था, कॉन्फिडेंस नहीं था इतना, मुझे मेरे क्लास के बच्चे नहीं जानते थे। वहां पे टर्निंग पॉइंट ये रहा कि मैंने क्लब ज्वाइन किया, लिटरेरी क्लब, जो कि डिबेटिंग राइटिंग में ध्यान दिलाते थे, तो वहां पे मेरे को एक्सपोजर मिला। फिर मेरा टर्निंग पॉइंट बहुत जगहों पे रहा, लेकिन सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट रहा जब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, अगले दिन से जाना ही बंद कर दिया। तो अब बेरोजगार हो गई, या 5 महीने बेरोजगार रहा, अब क्या, जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो तुम कुछ तो कुछ करोगे ही।
तो ऐसे रिस्की टर्न्स लेने चाहिए, मैंने भी लिए हैं और हमेशा लेता हूँ मैं। जब टीवीएफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इससे ज्यादा कहीं मेरा मन नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आगे बढ़ते रहना तो पीछे चीजों को छोड़ते जाना होगा, रिस्क लेना ही होगा। अपने आप को तुम कंफर्टेबल नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, अपने आप को अनकंफर्टेबल करो। ऐसे टर्निंग पॉइंट्स टर्न लेने से होता है मेरे ख्याल से। तुम्हें खुद ही वो पॉइंट्स बनाने होंगे। जी सर, तो अगला क्वेश्चन पुष्पांजलि भारती की तरफ से है। पुष्पांजलि, अगर आप अनम्यूट करके पूछ पाए तो। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका अभी इसके बाद फ्यूचर में टेलीविजन इंडस्ट्री में जाने का प्लान है या फिर आप वेब में ही कंटिन्यू करना चाहते हो? नहीं, वेब में मेरा कोई प्लान नहीं है। मेरा प्लान तो इंडस्ट्री में है, बॉलीवुड का है। मैं तो मुंबई में भी यही करने आया था, लेकिन तुम्हारे एक स्टेप्स होते हैं, तुम इस टारगेट तो हो नहीं कि तुम्हें जाके करण जौहर लॉन्च कर देगा। तो उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, मैं अभी स्टेप्स बाय स्टेप कर रहा हूँ। मैं वेब सीरीज कुछ प्री प्रोडक्शन में है, कुछ मैं लिख रहा हूँ जो बाद में बनेगी। तो मुझे तो अब फीचर लेंथ में ही जाना है और फिल्मों में ही जाना है। यूट्यूब पे करियर कितना है, यूट्यूब में कभी फिर भी नहीं छोड़ने वाला। मेरे लिए इंस्पिरेशन की एन पील का की जॉर्डन पील है जो विजन है। टेलीविजन में क्या करूंगा, टेलीविजन में जाने का प्लान था एक्चुअली। पिछले साल एक सोनी पे शो शुरू हो रहा था, मैं उसमें कास्ट भी था, लेकिन पैंडेमिक हो गया, वो बंद हो गया, उसका बजट नहीं आया। फिर मेरे को अब इंस्पिरेशन नहीं है टेलीविजन पे जाने का। मेरे को एक दो ऑफर्स थे, लेकिन बिल्कुल इंस्पिरेशन नहीं है टेलीविजन पे, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत टॉक्सिक कल्चर है। इतना काम करना होता है और उसमें कोई बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं है, और बहुत ज्यादा चीजें सोच के बोलनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। तो या तो किसी टाइम पे जब अच्छा कुछ होगा जिसमें किक रहेगी तो जाऊंगा। अभी तो बहुत रिस्की है मेरे लिए एक्चुअली जाना टेलीविजन में। सर स्टैंड अप कॉमेडी या फिर स्टेज शो करने का कुछ प्लान है आपका? यार बहुत मेरा मन था एक्चुअली, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। और मैं तो कॉलेज में जब होस्ट करता था तो मैं कॉमेडियन ही रहा करता था, स्टैंड अप ही करता था एक्चुअली। तो प्लान था यार मेरा, मैं अभी भी वीडियोस सेल्फी कैमरा जो वाली जो वीडियोस होती है एक्चुअली तुम्हारा स्टैंड अप ही है। तुम जोक्स बोल रहे हो, चीजें कर रहे हो, लेकिन अभी शायद पता नहीं मैं फिर से ट्राई करना चाहूंगा कि नहीं, लेकिन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूर करूंगा। क्योंकि अभी तो मैं बहुत सारी चीजों में बिजी हूँ, ये पैंडेमिक खत्म होगा और अभी तो मैं इस लेवल पे भी हूँ ना कि मैं मेरे को ओपन माइक से शुरू नहीं करना, मैं सीधे शो भी कर सकता हूँ, मेरे अपने ही फैंस आ जाएंगे। लेकिन क्या मैं अभी करना चाहता हूँ, उसके लिए थोड़ा सा अभी सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं करना चाहता हूँ यार एक्चुअली, अब पता नहीं कब। जी तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अंजलि, तो मुझे भी अच्छा। अगला क्वेश्चन प्रज्ञा कुमारी की तरफ से है, अगर वो unmute करके पूछ पाए अपना। गुड इवनिंग सर। हाय प्रज्ञा, कैसे हैं आप? सर मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? यार मैं तो अच्छा नहीं। सर मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ और हम फैमिली के सभी भाई बहन आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे कैसे भाई बहन कैसे साथ में फिल्म देखे रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो यार? हाँ देखते हैं। हाँ यार, आपका भाई वो तो गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड का स्टिंग ऑपरेशन मेरा फेवरेट है सर। हाँ यार, वो मेरा भी फेवरेट एक्चुअली। सर मेरा क्वेश्चन था कि टीवीएफ में आने काम करने से पहले और काम करने के बाद का आपका प्रोफेशनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? मेरे को राइटिंग काफी मेरी ठीक हुई, मेरे को समझने का मौका मिला एक्चुअली। एक इंस्टीट्यूट के तौर पे काम किया, प्रोफेशनली मैं और प्रोफेशनल हो गया एक्चुअली राइटिंग में। हालांकि वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब तुमको बहुत ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम रहता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा और राइटिंग को नहीं समझा, तो मुझे तो वो फायदा हुआ।
सर इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत अच्छा था एक्चुअली। अगर मुझसे कोई कहे कि क्या तुम क्या करना चाहोगे फिर से, तो मैं फिर से इंजीनियरिंग करना चाहूंगा। मेरे को टाइम वेस्ट था वो मेरे लिए पूरा, लेकिन मेरे को बहुत उससे सीखने को मिला यार। मेरे को अपनी कॉलेज लाइफ बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारी चीजें की। मैं अपनी क्लास का सीआर भी था। सीआर समझते हो, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। मैंने इलेक्शन में उसमें जीता भी। मैं सब कुछ किया, फेल हुआ, पास हुआ, बंक मारा। तो मैं तो फिर से करना चाहूंगा। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स प्रज्ञा। देखो ये लड़कियां बता रही हैं कि बात करके अच्छा लगा है, लौंडे आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं। हाँ ठीक है। नहीं सर, सर बहुत बड़े फैन है सर आपके, तभी आए सर। कोई जी दिक्कत अगला आपके साथ। क्वेश्चन मनीष अवस्थी की तरफ से है, तो अगर वो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछे तो। गाइस 5 मिनट और करेंगे क्योंकि 9 बजे से मेरे को शूट रिज्यूम करने जाना है। जी जी बिल्कुल सर, सर। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपका राइटिंग वगैरह में इंटरेस्ट रहा है पहले से, तो आपने कभी कुछ शायरी वगैरह लिखी कॉलेज लाइफ में अपने, कुछ भी मतलब ऐसा? भाई मैं पहले शायर ही था, बाद में मैं वीडियोस अरे वगैरह तो बनाया। सर, शायर थे तो सुना दीजिए ना थोड़ी सी, तब से शांत है अच्छा, आप। ट्रिक 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 आज मारा है मेरे। अरे यार फिर वही चीजें सुनाओ। शायरी वायरी कॉलेज में जो लिखी थी ना, वो एक तो मैं बहुत शायरी नहीं करता था, मैं कविताएं लिखता था पहले कॉलेज में। बाद में शायरी वगैरह लिखनी शुरू की। और उससे फायदा तो बहुत रहता है यार तुम्हें, फायदा क्योंकि तो रहता है। फीमेल अटेंशन बहुत ज्यादा मिलती है अगर अरे तुम सर। थोड़ा सा अच्छे से करते हो ना। अब हम्म। प्रिटेंशियस नहीं हो, अगर सही में शायरी में दम है तो। मैं तो लिखता था कोई अगर शायरी, तो हर लड़की को लगता था कि उसके लिए। तो मुझको कंफ्यूजन दूर करना पड़ता था। नहीं यार, तो उस बोल अरे यार मैं भी तो पहनती हूँ काला धागा। मैं कहा हाँ यार तू पहनती है लेकिन तेरे लिए नहीं है। तो बहुत ऑकवर्ड भी हो जाता था। देख कोई रिसेंट याद आता तो सुनाता हूँ। ये एस्ट्रे खाली क्यों है, चलो मैं भर जाऊंगा, ये आखिरी सिगरेट है, इसके बाद सुधर जाऊंगा। ये कहानी अब तक तो बहुत खूबसूरत है। ये कहानी अब तक तो बहुत खूबसूरत है। इसका अंजाम मत बतलाना, मैं डर जाऊंगा। ओह क्या बात है, क्या बात मैं छूंगा हर वो चीज जो उसने छुई होगी। मैं छूंगा हर वो चीज जो उसने छुई होगी। किसी रोज जब मैं उसके शहर जाऊंगा। मैंने हर लड़की को चाहा यही सोचकर। मैंने हर लड़की को चाहा यही सोचकर कि अगर ये ना मिली तो मर जाऊंगा। Now you can unmute yourself and है। ये आखिरी क्वेश्चन था। हमारी बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा सा टाइम दे ताकि हम एक फोटो ले सके हमारे ईडीसी के टीम की आपके साथ, तो अगर आप हाँ यार, थोड़ी ले लो जल्दी 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 लो। जी थैंक यू सर। बस थोड़ी देर का टाइम और यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं तो ले लेते अबे फोटो क्या स्क्रीनशॉट लेना होता है ना। हाँ हाँ वे हैं स्क्रीन में लाके फिर, ताकि एक टीम की तरह हो जाए ये नहीं। गाइस तो फिर अब चलेंगे है ना। मुझे भी बहुत अच्छा लगा लेकिन समय कम है हम लोग के पास ना, तो जी सर। ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन फिर कभी फिर कोई इवेंट करेंगे अच्छे से साथ में, है ना। अभी तो तुम लोग हो। और सर इस बार ऑफलाइन करेंगे एकदम। हाँ यार ऑफलाइन करेंगे जब कोरोना कम हो जाएगा। मास्क वास्क पहन के भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेंगे। मतलब बहुत मजा आएगा आपके साथ, ऑफलाइन इवेंट जरूर करेंगे। और कंक्लूजन देते हुए कंक्लूड करता हूँ ये सेशन। बहुत बहुत थैंक यू सर एक फोटो लेने के लिए और इतना अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो दोस्तों आपको ये अमेजिंग सेशन यही समाप्त होता है अब तो। पर सर थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने यहाँ आकर हमारे ई समिट की शोभा बढ़ा दी है। हमें विश्वास है कि लोगों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार हम ऐसे मिलेंगे रियल में, है ना। ऐसे थोड़ा सा कम मजा आता। बिल्कुल सर, हम खुद चाहेंगे कि आप ऑफलाइन आए।
थैंक यू सर। ठीक है गाइस, बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर।